गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मोर देन 25 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है और ये एक सीरीज़ हम यहाँ पे कंटिन्यू इसको बनाए रखने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम तक, अगर आपका रिस्पांस सही रहा तो इसमें देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली किस विकसित की थी। तो आत्मनिरीक्षण जो प्रणाली थी उसको किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, जेम्स वुड, थॉर्नडाइक, टिचनर। 4 ऑप्शन हैं, इसमें करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुड। तो आत्मनिरीक्षण प्रणाली जो है किसने विकसित की थी, ये वुड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। अगर बात करें प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है इसके फादर के रूप में किसको जाना जाता है, जेम्स को, वुड को, थॉर्नडाइक को, डीवी को। 4 ऑप्शन हैं और इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी वुड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, वुड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। तो फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त अगर आप एलटी इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और इसके अलावा एक प्लेलिस्ट एमपी टेट के नाम से बनी है जिसमें हमने एजेस वाइज एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रखे हैं। तो आप उस वीडियो को भी उस प्ले लिस्ट में जाके भी वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं उनको वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको सफिशिएंट मैटर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इंग्लिश लिटरेचर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको जो है यहाँ पे कोई कमी होगी। अगर इस चैनल की आप प्ले लिस्ट पर जाके विजिट करते हैं तो हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है और आने वाले समय में जो टॉपिक्स यहाँ पे बच गए हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, किसने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जो है इसमें पूछा जा रहा है कि किसने सर्वप्रथम जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा हमारे पास वुड, बी हो जाएगा जेम्स, सी है पावलोव और डी है थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वुड। तो यहाँ पे आपने देखा एक सीक्वेंस बना हुआ है। अगर सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, वुड ने की। इसके अलावा अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, वुड को जाना जाता है। आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की थी, ये भी किसने की थी, वुड ने जो है विकसित की थी। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए। आप वुड से रिलेटेड वहाँ पे पॉइंट जहाँ पे बनाएंगे तो आपके पास एक टॉपिक ये है कि आत्मनिरीक्षण प्रणाली किसने विकसित की, वुड ने। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के फादर वुड। और इसके अलावा बात करें सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है चौथे नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसमें पूछा जा रहा है कि कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। कार्यात्मक जो विचारधारा थी उसके प्रतिपादक कौन थे, वुड, जेम्स, डीवी, पावलोव। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, जेम्स जो हैं कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई, ये बताना है। थॉर्नडाइक के द्वारा, जेम्स के द्वारा, पावलोव के द्वारा या डीवी के द्वारा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक अगर पुस्तक की बात करें तो ये लिखी गई किसके द्वारा, जेम्स के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, गेस्टाल्ट ने किस क्षेत्र में काम किया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गेस्टाल्ट ने किस क्षेत्र में काम किया है। सीखना यानी कि अधिगम के क्षेत्र में, स्मृति के क्षेत्र में, प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में या व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गेस्टाल्ट ने जो काम किया है वो किया है प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में किया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आप देख सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में
किस विचारधारा को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? अगर बात करें मनोविज्ञान में कौन सी विचारधारा है जिसको प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी, इसके अलावा मानव परकता। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, मनोविज्ञान में जो है प्रथम बल के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को जो है प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आजकल के आवासीय जो स्कूल हैं इनकी तरह जो भारतीय पद्धति के जो स्कूल थे, यानी कि जो प्राचीन भारतीय पद्धति के स्कूल थे, तो कौन से स्कूल थे वो पूछा जा रहा है। ए मदरसे, बी आश्रम, सी गुरुकुल और डी मकतब। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। बीएड में भी आपने जब पढ़ा होगा मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन जो इतिहास था, तो उसमें आपने ये टॉपिक वहाँ पे पढ़े होंगे। आजकल के जो आवासीय स्कूल हैं वो भारतीय पद्धति, जो पहले अगर बात करें तो उस टाइम पे कौन सी पद्धति के अनुसार थे, तो ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे 4 और इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है गुरुकुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आजकल के जो आवासीय स्कूल हैं वो अगर प्राचीन भारतीय पद्धति के हिसाब से बोलें तो उस टाइम पे कौन से स्कूल चलते थे इस टाइप से, गुरुकुल। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, डीवी के अनुसार, जॉन डीवी की बात चल रही है, डीवी के अनुसार शिक्षा है, शिक्षा क्या है? जॉन डीवी यानी कि प्रगतिवादी शिक्षा की बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सामाजिक आवश्यकता, बी है व्यक्तिक आवश्यकता, सी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और डी है सैद्धांतिक आवश्यकता। तो जॉन डीवी जो है शिक्षा को मानते हैं, क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि इनके अनुसार शिक्षा एक जो है सामाजिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख सकते हैं, 10th नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो, जो स्वयं जैसा बालक जैसा हो, यानी कि बालक के जैसे व्यवहार करे, बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही बिहेव करे। तो ये किसने कहा है? अरस्तु ने, रूसो ने, मैंके ने और जॉन लॉक। 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसके ओर बढ़ेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैकेन है। तो इन्होंने कह रखा है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह शिक्षक है जो स्वयं बालक जैसा हो, बालक के जैसा बन के रहे बालकों के बीच में, वही सबसे उत्तम शिक्षक इन्होंने माना है इनके अनुसार। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व है, सीखने अगर अधिगम के बात करें तो इसका मुख्य तत्व इन्होंने क्या बता रखा है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, ये सभी। सीखने की इच्छा तो होनी चाहिए, जैसे तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस आपने सुना होगा। इसके अलावा अनुकूल परिवेश, उस टाइप का उनको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। सी ऑप्शन है प्रेरणा, मोटिवेशन, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये सभी। तो इसमें ये सभी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सीखने के सारे क्या हैं? मुख्य तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय जाता है। शिक्षण की जो डाल्टन विधि है उसको आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डाल्टन को, पार्कहर्स्ट को, किलपैट्रिक को, पेस्टोलॉजी को। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। बी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्कहर्स्ट को जो है शिक्षण की डाल्टन विधि को आरंभ करने का श्रेय जाता है। परिपक्वता का संबंध है, अब परिपक्वता मैच्योरिटी जिसको बोला जाता है, तो मैच्योरिटी का संबंध किससे है? मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू 4 ऑप्शन वी हैव हियर, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि और विकास, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, और इसके अलावा बात करें इंटरेस्ट, और डी ऑप्शन है डेवलपमेंट। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी का संबंध किससे है? डेवलपमेंट से है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, विकास। परिपक्व होगा और मैच्योर होगा, यानी कि विकास से संबंधित होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है,
अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। किस प्रकार का प्रकार है? साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, या सोशोलॉजिकल समाजशास्त्री, और शरीर रचना यानी कि फिजिकल से मतलब है। और इसके अलावा बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमें बताना है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 2 टाइप का, जो युंग महोदय ने दिया था। ये युंग जो है एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक, इनके द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए थे पर्सनैलिटी के, इसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट 2 टाइप के इन्होंने बता रखे थे। एक तो इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। तो इनमें से जो इंट्रोवर्ट है वो किस प्रकार का प्रकार है? तो ये है मनोवैज्ञानिक। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं। मॉडल का प्रयोग किया जाता है। जब मॉडल है, जब टीचिंग के दौरान हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री जैसे हम उसमें यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं, तो भाषण देते समय करते हैं कि कक्षा को अनुशासित करते समय करते हैं, कि जहाँ पे वस्तु दिखा पाना संभव ना हो। वस्तु दिखा पाना संभव ना हो मीन्स जहाँ पे हम रियल ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकते, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मॉडल का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं? ये जहाँ पे सारी स्टेजेस होती हैं वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे वस्तु को दिखा पाना संभव ना हो। अब जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में ही बात करो, ज्योग्राफी में, तो पूरे विश्व का मैप दिखाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? ग्लोब का। तो जहाँ पे कहने का मतलब हम रियल ऑब्जेक्ट्स को नहीं दिखा सकते, रियल ऑब्जेक्ट नहीं पेश कर सकते, वहाँ पे उसका एक मॉडल बनाया जाएगा, एक उसका प्रतिरूप वहाँ पे ले जाया जाएगा, ताकि उसके माध्यम से उसको समझाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु दिखा पाना संभव ना हो वहाँ पे हम मॉडल का प्रयोग करेंगे। भाषा के ग्राह्यात्मक कौशल हैं, ग्रहण करने वाले कौशल, यानी कि जो स्किल्स की बात करें अगर लैंग्वेज के, तो उसमें कौन से स्किल ऐसे हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, कहने का मतलब है स्वीकार करते हैं। स्वीकारात्मक भी आ सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स होते हैं। क्या? LSRW। LSRW जो हैं 4 बेसिक स्किल्स हैं, या फंडामेंटल स्किल्स बोल सकते हैं। जो बेसिक स्किल हैं किसी भी भाषा को सीखने के आधारभूत जो तत्व हैं किसी भाषा को सीखने के, वो क्या हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सिस्टमेटिक वे है, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो सबसे जो अगर बात करें सबसे इजी जो लेवल होता है वो लिसनिंग होता है। जो चीज़ हम बात कर रहे हैं आपस में, उसको आप इजीली अगर समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिसनिंग का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, एक हियर होता है, एक लिसन होता है। हियर और लिसन में इतना सा अंतर है। लिसन का मतलब है आप उस पर ध्यान, यानी कि कहने का मतलब है उसमें आप अटेंशन भी रहेगा, आपका ध्यान भी रहेगा। लेकिन हियर का मतलब है एक खाली सुनने मात्र से, जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं से होते हुए जा रहा हूँ, मेरे कान में कोई आवाज़ पड़ती है, वो सुनाई दे रहा है मेरे को, उसको बोलते हैं हियर। मैं उसको सुनना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उस चीज़ को सुनने के लिए वहाँ पे उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ मेरे कान तक पहुँच रही है, वो मुझे सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हियर। और अगर जब कहीं पे जैसे क्लास में, या जैसे अभी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? लिसन कर रहे हैं, तो सुन रहे हैं, सुनकर उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे कहीं ना कहीं बात करें कि आप चीज़ों को सुनने के साथ साथ क्या करने की कोशिश करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? लिसन। तो लिसनिंग जो है पहला स्टेप होता है। लिसनिंग ईजी माना जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग,
ये जो है बहुत ही इजी माने जाते हैं। इनको जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा, जैसे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी लिसनिंग और स्पीकिंग कर लेते हैं। स्पीकिंग का भी जैसे स्पोकन होता है, स्पोकन में जैसे आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या जैसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो घर में जैसे आपने देखा होगा दादा दादी जो भी हैं, अगर उन्होंने एजुकेशन नहीं भी ले रखी है तो वो भी उन वर्ड्स को या वो सेंटेंसेस को कॉपी कर सकते हैं। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो हैं ये हर कोई इनको कर सकता है। लेकिन अगर बात करें रीडिंग और राइटिंग, ये जो हैं थोड़ा सा टफ माने जाते हैं ये लेवल, और राइटिंग को तो एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, ऐसा ही माना भी जाता है। और राइटिंग जो है, अगर बात करें रीडिंग के बाद राइटिंग, सबसे जो टफ लेवल है अगर भाषा का बोलें तो कौन सा है, लेखन। यानी कि राइटिंग से मतलब है, मैं कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नकल करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिक्टेशन की बात कर रहा हूँ, इमला की बात कर रहा हूँ। डिक्टेशन आपने सुना होगा एक वर्ड, डिक्टेशन करना यानी कि डिक्टेट करना। जैसे कोई आगे से कुछ बोल रहा है उसको आप लिख रहे हैं। जैसे स्कूल में पहले हमें लिखाया जाता था, आगे से क्वेश्चन आंसर बोले जाते थे, उसको हम अपने उसमें लिखने की कोशिश करते थे। तो इमला जिसको बोला जाता है, एक टफ लेवल माना जाता है भाषा का। तो ये 4 स्किल हैं, और इसमें जो ग्राह्यात्मक कौशल की बात की जा रही है तो उसमें कौन सा आ जाएगा। ग्राह्यात्मक में देखिए, कान से हम क्या करेंगे, सुनना, और इसके अलावा पढ़ना, पढ़ के भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों में हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। मूरे द्वारा जो प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है TAT, वो व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं उनमें से किस सिद्धांत से संबंधित है TAT। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। शीलगुण सिद्धांत, शीलगुण प्रकार सिद्धांत, प्रक्षेपण सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये किस सिद्धांत में आ जाएगा, प्रक्षेपण सिद्धांत में आ जाएगा। प्रोजेक्शन में भी प्रक्षेपण के लिए प्रोजेक्शन वर्ड ही यूज किया जाता है, प्रक्षेपित करना। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 18, निकट दूर सिद्धांत में विकास होता है। निकट दूर सिद्धांत में विकास जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर होगा, या केंद्र से सिरों की ओर होगा, दोनों ओर बराबर होगा, या ऊपर से नीचे की ओर होगा। तो इसमें देखिए, जैसे कि आप वर्ड से देख सकते हैं यहाँ पे, निकट से दूर की ओर होगा। निकट से क्या होगा, दूर की ओर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे केंद्र से क्या होगा, केंद्र से सिरों की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। केंद्र से सिरों की ओर होता है निकट दूर सिद्धांत में जो है विकास। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं। वह अधिगम जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। ऐच्छिक अनुक्रिया, जो ऐच्छिक अनुक्रिया है वो जो है उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। जो भी आपकी जो इच्छा अनुसार जो अनुक्रिया है वो किसके आधार पे नियंत्रित होगी, नियंत्रण में रहेगी। कहने का मतलब है जो उसका रिजल्ट होगा, उसके परिणामों के बेस पे जो आपकी ऐच्छिक अनुक्रिया है वो नियंत्रित होगी। तो ये कौन सा अधिगम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम और संक्रियावाद। तो ये 4 ऑप्शन हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग करके आपने सुना होगा। तो अब तो लगभग बात करें तो 9-10 साल हो जाते हैं B.Ed किए हुए। तो कुछ चीज़ें अभी जो है, जैसे ये पेडागोजी, या अगर हम इसकी बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जैसे टॉपिक आते हैं तो ये चीज़ें फिर से एक बार ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा हुआ था, ये जितने भी सिद्धांत थे, तो बहुत मज़ा भी आता था। एक व्यवहारिक ये है, अगर बात करें साइकोलॉजी की, तो इसको पढ़ने के लिए ये आप जिस टाइम बहुत ज़्यादा थके भी होते हैं,
मैं अपनी बात करूँ उस टाइम पे भी, तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा यही था, जो बहुत ईजिली मतलब बहुत ईजी वे में समझ में आ जाता था, क्योंकि व्यवहार पे आधारित है, इसीलिए इसको व्यवहार का विज्ञान भी कहा गया है। किसने कहा है ये आप बताएंगे, मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 नंबर का हमारे पास है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लड टेस्ट करके आपने सुना होगा। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लाए जाते हैं। जो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, इसमें कितने कार्ड जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 10, बी 12, सी 15, डी है 30। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसमें 10 कार्ड जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 22वें नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, जो एजुकेशन का फील्ड है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है यहाँ पे बोला जा रहा है वो क्या है, अभिरुचि है, यानी कि इंटरेस्ट है कहने का मतलब है। तो ये कथन किसका है, रूसो का है, मारियम मोंटेसरी का है, मैकडूगल का है कि टीपी नन का है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, डी ऑप्शन। टीपी नन के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वो अभिरुचि है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको सिखाना बहुत आसान काम है, यानी कि वो ईजिली सीख सकता है। सीखना सिखाना अगर कुछ भी बात करें तो ईजिली उन चीज़ों को कर सकता है अगर ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। जैसे आपने एक लॉ ऑफ रेडीनेस वाले में भी पढ़ा होगा, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी उसके लिए रेडी है उस चीज़ को सीखने के लिए, तब काम बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, अभ्यास से होता है। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रैक्टिस से क्या होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, याद होता है, प्रैक्टिस करने से याद होता है, या ज्ञान प्राप्त होता है, या नियमित रूप से गृह कार्य जो करने की आदत पड़ती है। इसको गृह कार्य नहीं बोला जाता है, इसको गृह कार्य बोला जाता है। ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, जैसे पृथ्वी होता है, जैसे कृष्णा होता है, जैसे तृष्णा होता है। इसको बहुत अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि गृह कार्य बोलते हुए, लेकिन गृह कार्य नहीं होता है। जैसे मातृभाषा बोल देते हैं, मातृभाषा, तो मातृभाषा कुछ प्रोनाउंसिएशन भी सुधारने की ज़रूरत होती है। मातृभाषा होता है और ऐसे ही गृह कार्य होता है। तो यहाँ पे बात करें नियमित रूप से गृह कार्य करने की आदत पड़ती है, या डी जो है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, जो सेंस ऑर्गन है उनका प्रशिक्षण होता है। तो अभ्यास से क्या होता है, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उनका प्रशिक्षण होता है, उनको कहीं ना कहीं ट्रेन करते हैं हम, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 सेंस ऑर्गन जो हैं उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, किसके माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अब देख सकते हैं, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है। कक्षा में संप्रेषण की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे शक्तिशाली बाधा क्या होगी, बाहरी हस्तक्षेप होगा, कक्षा में जो शोरगुल चल रहा है वो होगा, या ऑप्शन नंबर सी शिक्षण सामग्री का अभाव, टीचिंग मटेरियल जो होता है, टीचिंग एड्स जो होते हैं उसका अभाव, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। और इसके अलावा बात करें डी ऑप्शन शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक के स्तर पे भ्रांति अगर होगी तो वो ही जो है संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा होगी कक्षा में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है, यह आपने पढ़ा भी होगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और अगर बात करें तो ये टॉपिक हमने पिछली बार कवर किए थे जब लेक्चरर प्री की प्रिपरेशन वहाँ पे कर रहे थे। तो उस टाइम पे दूसरा चैनल था एक, जिस चैनल का नाम है
स्टडी विद गिरीश पालीवाल करके। अभी उसी चैनल को हमने कुमाऊनी कल्चर का नाम दे दिया, तो उसका नाम चेंज करके, तो उस चैनल में भी वहाँ पे लगभग 25 के आसपास वीडियोज हमने बनाई हुई थी। तो उसमें हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को भी डिटेल में जो है उससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स थे वो भी वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो उसको वॉच कर सकते हैं। इसमें देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है, कौन से विद्यालयों के लिए है? प्राइमरी स्कूल्स के लिए है, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है, या सभी स्कूलों के लिए है, सभी विद्यालयों के लिए, या आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ये प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें यहाँ पे पेडागोजी और शिक्षा मनोविज्ञान, टीचिंग पेडागोजी यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि, और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के जितने सिद्धांत हैं, जो भी शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उनको यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। हैंड रिटन नोट्स या अदर पीडीएफ्स के द्वारा यहाँ पे आपको जो भी जितना भी पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे वीडियोज़ को। उसके लिए आपका रिस्पांस बहुत मायने रखता है। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ भी बेनिफिशियल हो सकता है, अगर आप एलटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव हो तो आपके वो भी आप दे सकते हैं। इसमें बात करें, लास्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर का, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। स्त्री शिक्षा की अगर बात करें, विमेन एजुकेशन की बात करें, तो उसके महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कर्वे, अरविंदो। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कर्वे। कर्वे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।